सभी भाइयों को पुनः नमस्कार। आज शुरू करेंगे भैया सामान्य जानकारी। ठीक है, जो इस वीडियो में है, पहली वीडियो में हमने क्या बताई थी, हिंदी थी। ठीक है, यूपी पुलिस का हिंदी का। बाकी आप ये मान के चलिए कि यूपी पुलिस ही नहीं, उसमें हम आपके ऑप्शन जो भी होते हैं उनके बारे में भी बताते हैं। तो यूपी पुलिस नहीं, यानी कि कोई भी वनडे एग्जाम हो। ठीक है, कौन सा एग्जाम हो, वनडे एग्जाम, यानी कि एक दिन वाले एग्जाम में सभी में काम करेगी हिंदी वाली जानकारी। इसी प्रकार जीके जीएस भी कार्य करेगा। तो आप लोग लगातार जुड़ते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। क्या करिए भैया, सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। बढ़ते हैं आगे। 39 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। सौद झील मैनपुरी, सौद झील मैनपुरी सही है। शेखा झील अलीगढ़ सही है। बखीरा झील संत कबीर नगर सही है। सरसई झील आगरा ये गलत है। ठीक है, सरसई झील कहाँ है, इटावा जिले में है। कहाँ है, इटावा जिले में। ठीक है, कहाँ पर स्थित है भैया, इटावा जिले में। इसलिए कौन सा ऑप्शन सुमेलित नहीं है, तो आपका डी ऑप्शन सुमेलित नहीं है। 40 नंबर, उत्तर प्रदेश में मयूर संरक्षण केंद्र निम्नलिखित में से किस स्थान या जनपद में स्थित है। तो सबको पता है कि ये कहाँ पर स्थित है, मथुरा में, मथुरा के वृंदावन में। कहाँ स्थित है, मथुरा के वृंदावन में। ठीक है भैया, चलिए आगे देखते 41 नंबर, निम्नलिखित स्थानों में से वर्षा ऋतु में कहाँ सर्वाधिक वर्षा होती है। ठीक है, तो कहाँ कहाँ की बात की गई है, तो ये चीज आप ध्यान दीजिएगा। अगर सबसे ज्यादा वर्षा की अगर बात करता है पूरे विश्व में, तो मासिन राम है। क्या है, मासिन राम पहले था, फिलहाल में है चेरापूंजी। क्या है, चेरापूंजी। तो मासिन राम और चेरापूंजी दोनों कहे जाते हैं। जो भी आप याद रख सकते हैं उससे आप अपना काम कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें उत्तर प्रदेश के बारे में बोला है, यहाँ पे क्या बोला है कि निम्नलिखित स्थानों में वर्षा ऋतु कहाँ सर्वाधिक होती है, बांदा, गोरखपुर, मुरादाबाद, वाराणसी। यानी कि किसकी बात की गई है, उत्तर प्रदेश की केवल बात की गई भैया। इसकी बात की गई है उत्तर प्रदेश की। तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा कहाँ पे होती है, गोरखपुर में। कहाँ होती है भैया, गोरखपुर। ठीक है, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। और अगर आपसे पूछा जाए कितनी वर्षा होती है, तो 184.7 सेंटीमीटर। ठीक है, 184.7 सेंटीमीटर। चलिए, तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 42 नंबर देखते हैं, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित हिस्सा में कौन सा जिला बुंदेलखंड क्षेत्र का हिस्सा है। चंदौली, चंदौली, औरैया, महोबा, एटा। ठीक है, तो चलिए, अब बुंदेलखंड क्या होता है, तो बुंदेलखंड आपको पता है कि जो उत्तर प्रदेश है, ठीक है, यूपी का दक्षिणी एरिया, कौन सा, यूपी का दक्षिणी, और एमपी का पूर्वोत्तर। ठीक है, यूपी के दक्षिण और एमपी के पूर्वोत्तर में स्थित एक भूभाग है। ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, बुंदेलखंड। क्या बोलते हैं भैया, बुंदेलखंड है, बुंदेलखंड बोलते हैं। और अगर बात की जाए तो उत्तर में इसके यमुना नदी, उत्तर में क्या है, यमुना नदी। ठीक है, उत्तर, उत्तर में यमुना नदी। फिर इसके बाद दक्षिण की अगर बात करें, तो दक्षिण में विंध्याचल, विंध्याचल पर्वत श्रृंखला। ठीक है, और पश्चिम में बेतवा, पश्चिम में बेतवा स्थित है। ठीक है भैया, याद भी रखना है कि उत्तर में यमुना स्थित है, दक्षिण में विंध्य, और अभी पूर्व बचा है, पूर्व में है टोंस नदी। कौन सी नदी है भैया, टोंस नदी। तो पूर्व में टोंस नदी, दक्षिण में विंध्याचल, और उत्तर में यमुना, पश्चिम में बेतवा नदी। और इसके मध्य का जो भूभाग है वही क्या है, बुंदेलखंड है। अब बुंदेलखंड में जो जिले हैं उनका नाम आप याद रखिएगा। क्या है, झांसी,
झांसी, बांदा, ललितपुर, हमीरपुर, बेतवा, सॉरी ललितपुर, हमीरपुर, बेतवा तो उसके पश्चिम में स्थित नदी है, ठीक है। हमीरपुर, जालौन, महोबा, चित्रकूट, तो ये हैं बुंदेलखंड में सम्मिलित जिले। झांसी, बांदा, ललितपुर, हमीरपुर, जालौन, महोबा और चित्रकूट भैया। तो अब देख लीजिए इसमें कौन सा नहीं है। तो अगर बात करें तो कौन सा ऑप्शन आपका, कौन सा जिला बुंदेलखंड में शामिल है, तो महोबा है। चंदौली और रैया एटा शामिल नहीं है, ठीक है भैया। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, 43 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? बलरामपुर, श्रीवस्ती, कुशीनगर, लखीमपुर खीरी। तो चलिए अगर हम बात करें यूपी की, तो यूपी के 7 जिले, कितने भैया, 7 जिले, 7 जिले क्या करते हैं, नेपाल से सीमा लगती इनकी, ठीक है। नेपाल से सीमा लगती कौन कौन से हैं, तो उनके नाम, एक मिनट, बलरामपुर, ठीक है, श्रीवस्ती, श्रीवस्ती के अलावा लखीमपुर खीरी, जो आपने सुना होगा, ठीक है। लखीमपुर खीरी पूरा ही लिख देते हैं, लखीमपुर खीरी, बहराइच, पीलीभीत, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, ठीक है। ये है 7 जिले जो क्या करते हैं, नेपाल से सीमा साझा करते हैं, ठीक है। यूपी के कौन कौन से, बलरामपुर, श्रीवस्ती, लखीमपुर खीरी, बहराइच, पीलीभीत, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज। 7 जो हैं यूपी के जिले जो नेपाल से बॉर्डर शेयर करते हैं, ठीक है। कौन कौन से, बलरामपुर, श्रीवस्ती, लखीमपुर खीरी, बहराइच, पीलीभीत, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, ठीक है भैया। तो ये 7 जिले यूपी के जो हैं वो नेपाल से सीमा साझा करते हैं। तो अब देख लीजिएगा क्या पूछा जा रहा है। नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है, तो बलरामपुर करता है, श्रीवस्ती भी करता है, लखीमपुर खीरी भी करता है, लेकिन जो कुशीनगर है, कुशीनगर सीमा साझा नहीं करता। यानी कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी ऑप्शन भैया सही हो जाएगा। 44 नंबर देखते हैं। जून 2023 में किसे जर्मन बुक ट्रेड के शांति पुरस्कार के लिए चुना गया, ठीक है। तो अगर इसके बारे में देखें तो सलमान रुश्दी थे। कौन थे भैया, सलमान रुश्दी को जर्मन बुक ट्रेड के शांति पुरस्कार के लिए 2023 में जून में नामित किया गया था, ठीक है, उन्हें चुना गया था। और ये जो पुरस्कार है वो कब मिला था, तो 22 अक्टूबर 2023 को प्रदान किया गया था। कहाँ प्रदान किया गया था भैया, तो 22 जनवरी 2023 को यह पुरस्कार प्रदान किया गया था। और इसके तहत उन्हें क्या मिला था, तो 25,000 यूरो प्राप्त हुए थे। क्या प्राप्त हुए थे, 25,000 यूरो प्राप्त हुए थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पुस्तक अजय टू योगी आदित्यनाथ,
के लेखक कौन हैं? अजय टू योगी आदित्यनाथ। इसके लेखक कौन है? तो शांतनु गुप्ता है। कौन है भैया? शांतनु गुप्ता। ठीक है, तो ये कब हुई थी? तो 91 जन्मदिन पर। कब हुई थी? तो 91 जन्म दिवस पर, जन्मदिन। ठीक है, किसके? योगी जी के। योगी जी के 91 जन्म दिवस पर यह पुस्तक प्रकाशित की गई थी। ठीक है, जो योगी आदित्यनाथ की जीवन यात्रा का वृतांत या विषय का वर्णन करती है। कैसे उन्होंने जो मुख्यमंत्री बने, कैसे उन्होंने ये सत्ता पाई है, उसके बारे में बताती है। कौन? अजय टू योगी आदित्यनाथ, यानी अजय सिंह से योगी आदित्यनाथ बनने तक का सफर। ठीक है, चलिए कब हुई थी ये भी थोड़ा सा एक याद रखिएगा। 5 जून 2023 को। कब हुई थी भैया? 5 जून 2023 को ये प्रकाशित हुई थी। चलिए 46 नंबर देखते हैं। 46 नंबर क्या कहता है हमारा? जून 2023 में किसके द्वारा नॉलेज शेयरिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया? तो भैया किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? तो भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, यानी कि शॉर्ट में हम बोलते हैं NHAI। ठीक है, NHAI के द्वारा नॉलेज शेयरिंग प्लेटफॉर्म प्रकाशित किया गया था। ठीक है, लॉन्च किया गया था। और यह प्लेटफॉर्म क्या है? तो विशेषज्ञ जो होते हैं, विषय विशेषज्ञ, ठीक है, और जो नागरिक हैं, विषय विशेषज्ञ और नागरिक को श्रेष्ठ व्यवहार साझा करने और राष्ट्र निर्माण में योगदान हेतु प्रेरित करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं इस प्लेटफॉर्म के जरिए। यानी कि कह सकते हैं कि विशेषज्ञ और नागरिक को जोड़ने का एक साधन है, जिससे कि जो राज्य मार्ग निर्माण है वो और सरलता से किया जा सके। तो इसलिए इसको लॉन्च किया गया था। चलिए 47 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन कनिष्क के राजवैद थे? ठीक है, तो कनिष्क के राजवैद कौन थे? तो सबको पता है कि जो चरक थे वो कनिष्क के राजवैद थे। उन्होंने सर्वप्रथम आयुर्वेद का प्रथम ग्रंथ चरक संहिता की रचना की थी। ठीक है भैया, किसकी रचना की थी? चरक संहिता की रचना की थी। चलिए आगे देखते हैं। आयुर्वेद के जनक भी किसे माना जाता है? तो चरक को ही माना जाता है। किसको माना जाता है भैया? चरक को ही माना जाता है। ठीक है, जो किसके जनक है? आयुर्वेद के जनक है। किसके जनक है भैया? आयुर्वेद के। चलिए 48 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासनकाल में तैमूर या तारलेम ने 1398 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था? तो सबको पता है कौन सा है? तुगलक वंश। ठीक है, तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? तो नसीरुद्दीन महमूद। ठीक है, तो ये अंतिम शासक है किसका? तुगलक वंश का। ठीक है भैया, तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? तो नसीरुद्दीन महमूद था। ठीक है, जिसके शासनकाल में तैमूर ने 1398 में भारत में आक्रमण किया था। किसने किया था? तैमूर। ठीक है, नाम सुना होगा आपने। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं आगे क्या कहता है। 49 नंबर क्वेश्चन, वायकोम सत्याग्रह 1924 से 25 कहाँ चलाया गया? तो केरल में चलाया गया था भैया। कहाँ चलाया गया था? केरल में। अब केरल में कहाँ पे था? तो त्रावणकोर। ठीक है, कहाँ पर चलाया गया था? पहले तो केरल में चलाया गया था। केरल में कहाँ चलाया गया था? त्रावणकोर में। और इसका जो नेतृत्व किया था वो टी के माधवन ने किया था। किसने किया था?
टी के माधवन। नोट्स आप लिखते जाइएगा, ठीक है। त्रावणकोर में हुआ था केरल के, और इसका जो नेतृत्व किया था उसने किया था टी के माधवन प्रमुख थे। इनके अलावा इनके साथी थे के पी केशव मेनन, केशव मेनन, ठीक है। के पी केशव मेनन कौन थे? इनके साथी थे, ठीक है। इन दोनों ने मिल करके यह आंदोलन चलाया था, और यह जो आंदोलन था वो छुआछूत के खिलाफ था। किसके था? छुआछूत के खिलाफ, ठीक है, छुआछूत के खिलाफ था। तो याद रखिएगा ये बातें, ठीक है, काम आएंगी, कहीं पे नोट कर लीजिएगा। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भगत सिंह सुखदेव और राजगुरु को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि देने के लिए भारत में 23 मार्च को दिवस मनाया जाता है। तो 23 मार्च को शहीद दिवस मनाया जाता है। भैया क्या मनाया जाता है? शहीद दिवस, ठीक है। चलिए क्या मनाया जाता है? शहीद दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 23 मार्च को अंग्रेजों ने भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दे दी थी। क्या दी थी? फांसी दे दी थी, वो भी चुपके से दी थी, ठीक है। तो उसे हम शहीद दिवस के रूप में मनाए जाते हैं, ठीक है। और इनका जो अपराध था वो कौन सा अपराध था जिसके कारण इन्हें फांसी दी गई? तो लाहौर षड्यंत्र के कारण, लाहौर षड्यंत्र, ठीक है, लाहौर षड्यंत्र के कारण उसी के आरोप में इन्हें फांसी दी गई थी। लेकिन हाँ भैया एक चीज और याद रखिएगा, यहाँ पे तो ठीक है, लेकिन अगर शहीद दिवस के बारे में पूछा जाए तो शहीद दिवस एक तो 23 मार्च को होता है, दूसरा होता है 23 जनवरी। कब होता है? 23 जनवरी, ठीक है। इसी दिन क्या हुआ था? गांधी जी की पुण्यतिथि है। क्या भैया? गांधी जी की पुण्यतिथि, ठीक है। गांधी जी की पुण्यतिथि को भी क्या मनाया जाता है? शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसी दिन नाथूराम गोडसे ने गांधी जी को गोली मारकर उनकी हत्या कर दी थी। किसने मारा था? तो नाथूराम गोडसे, नाथूराम गोडसे ने उनकी गोली मारकर हत्या कर दी थी। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। राष्ट्रीय कांग्रेस कार्यकारी समिति ने भारत छोड़ो नामक आंदोलन का अनुमोदन कहाँ किया था? वर्धा, नागपुर, मुंबई, दिल्ली, ठीक है। तो कहाँ पर किया था? तो 51 नंबर का जो ऑप्शन है कौन सा होगा? तो सी, मुंबई सही हो जाएगा। क्या होगा भैया? मुंबई सही हो जाएगा, ठीक है। 14 जुलाई 1942 को, ठीक है, 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस के वर्धा अधिवेशन में भारत छोड़ो प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। कहाँ किया गया था? वर्धा अधिवेशन। भारत छोड़ो आंदोलन, जो भारत छोड़ो प्रस्ताव था वो प्रस्तुत किया गया था, ठीक है। ये चीज याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। निम्न में से किस भारतीय राज्य की सीमा नेपाल से नहीं लगती? किसकी सीमा नेपाल से नहीं लगती है? तो हम आपको बता देते हैं कि नेपाल से किनकी सीमा लगती है। तो नेपाल की सीमा को स्पर्श करने वाले जो राष्ट्र है वो क्या है? प्रदेश है। तो यूपी है पहला, उत्तर प्रदेश, ठीक है, उत्तर प्रदेश के बता ही दिए, 7 जिले करेक्ट करते हैं, ठीक है। बिहार के अलावा पश्चिम बंगाल, सिक्किम, इसके अलावा यूके यानी कि उत्तराखंड, ठीक है। इतने प्रदेश हैं जो भारत और नेपाल की सीमा को साझा करते हैं। यूपी,
बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, उत्तराखंड। ठीक है, तो आप देख लीजिए उसकी लंबाई भी कितनी है, तो 1751 किलोमीटर। कितनी लंबाई है साझा करते हैं जिसकी बॉर्डर, तो टोटल बॉर्डर की लंबाई है 1751 किलोमीटर। अब इसमें कौन सा ऑप्शन आपका नहीं है, तो असम आपका सही हो जाएगा, क्योंकि असम नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है। ठीक है, कौन कौन करता है फिर एक बार, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, बिहार, पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल, ठीक है, और सिक्किम, और क्या है, सिक्किम है। ठीक है, ठीक, तो ये इतने प्रदेश है, 5 प्रदेश जो क्या करते हैं, नेपाल के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। कितनी है, 1751। कितनी भैया, 1751। ठीक है, शायद आपको याद रहेगा। चलिए आगे देखते हैं। चलिए अगला देखते हैं 53 नंबर। भारत के किस राज्य का सबसे लंबा समुद्री किनारा है। ठीक है, तो सबसे लंबा समुद्री किनारा किसका है, तो भारत के अगर समुद्री तट सीमा लगे राज्य देखे जाएं तो टोटल कितने राज्य हैं, राज्यों की संख्या है 9। कितने भैया, टोटल राज्यों की संख्या है 9। ठीक है, 9 समुद्री तटीय सीमा से लगे राज्य हैं। ठीक है, अब सबके नाम और सीमा लिख देते हैं, आप खुद छांट लीजिएगा। ठीक है, तो गुजरात, गुजरात 1214 किलोमीटर, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश 973 किलोमीटर, तमिलनाडु, तमिलनाडु 906 किलोमीटर, तमिल के अलावा महाराष्ट्र, महाराष्ट्र 652 किलोमीटर। ठीक है, इसके अलावा केरल भी साझा करता है, केरल, केरल की है 559 किलोमीटर। इसके अलावा उड़ीसा, उड़ीसा, उड़ीसा साझा करता है 476 किलोमीटर। उड़ीसा के अलावा कर्नाटक, कर्नाटक है 208 किलोमीटर। पश्चिम बंगाल जहां पर सुंदरबन डेल्टा है, ठीक है, सुंदरबन डेल्टा दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है, तो बंगाल हो गया 157 किलोमीटर। इसके अलावा बचता है गोवा, क्या भैया, गोवा, गोवा है 101 किलोमीटर। तो अब आप इसमें खुद ही देख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें कौन है, तो जो आपके राज्य हैं वो आपको बता दिए। ठीक है, अब केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो केंद्र शासित प्रदेश में है, तो इसमें आप देख सकते हैं कि कौन सा है कौन सा नहीं है। तो सबसे ज्यादा बड़ी सीमा साझा कौन करता है, भैया हमें पता ही है, सबसे ज्यादा कौन साझा करता है, गुजरात। तटीय सीमा कौन लगाता है, समुद्र तटीय, तो गुजरात है। गुजरात के बाद दूसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश, तीसरे पे तमिलनाडु। ठीक है, इस प्रकार से है। हमसे क्या पूछा था कि निम्न में से किस राज्य का, सॉरी, भारत के किस राज्य में सबसे लंबा समुद्री किनारा है, तो बताइए केरल है, महाराष्ट्र है, गुजरात है या तमिलनाडु है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा कौन है, गुजरात। ठीक है, 1200 किलोमीटर के आसपास। ठीक है, 1214 किलोमीटर शायद। ठीक है, लगभग लगभग 1214 किलोमीटर का जो रेंज है वो फॉलो करता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, आगे क्या कहता है अगला। हाँ, अगर आपसे एक चीज और पूछी जाए कि राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश में सबसे लंबी
समुद्री तटीय सीमा तो कौन करता है, तो अंडमान निकोबार। कौन है भैया, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, क्या कितनी सीमा तय करता है, तो 962 किलोमीटर, 962 किलोमीटर, जबकि गुजरात कितना करता है, 1214 किलोमीटर। ठीक है, तो सबसे ज्यादा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अगर हमें ऑप्शन दे रहा है, राज्य पूछ रहा है, तो गुजरात है। ठीक है भैया, तो गुजरात है। चलिए आगे देखते हैं 54 नंबर क्वेश्चन। विश्व का एकमात्र तैरता डाकघर किस झील पर स्थित है, तो हमें पता है कि डाकघर कहाँ स्थित है, श्रीनगर में। कहाँ है, श्रीनगर। ठीक है, यानी कि जम्मू कश्मीर। कहाँ पे है, जम्मू कश्मीर। शायद आपने जीके वाली जो बुक आती उसमें आपने पढ़ा होगा। तो कौन सी झील है, तो वहां पे है डल झील। कौन सी भैया, डल झील स्थित है। ठीक है, और इसका उद्घाटन कब हुआ था, तो इसका उद्घाटन हुआ था 2011 में। कब हुआ था भैया, 2011 में हुआ था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं 55 नंबर। दक्षिण पश्चिम मानसून में भारत के पूर्वी तट की अपेक्षा पश्चिमी तट पर ज्यादा वर्षा होती है, क्यों। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन क्या हमारे, पूर्वी तट की अपेक्षा या तट सीधा है, पश्चिमी तट हवा को रोकती है जिससे बारिश होती है, तो पूर्वी तट या पश्चिमी तट पर चौड़ा है, या पूर्वी तट हवा के किनारे के समांतर है। तो सीधी सी बात है कि जो पश्चिमी घाट है वो हवा को रोकती है जिससे बारिश होती है। ठीक है, जब हवा रुकेगी तभी बारिश होती है। ठीक है, आपको भी पता है कि अगर हवाएं चलती हैं तो हवाएं क्या करती हैं, बादलों को उड़ा ले जाती हैं। ठीक है, जब हवाएं रुक जाएंगी तो घनघोर वर्षा होती है। क्या होती है भैया, घनघोर वर्षा होती है। चलिए 56 नंबर देख लेते हैं। पौधों की सिंचाई के लिए निम्न में से किस तकनीक, पौधों की सिंचाई के लिए निम्न में से किस तकनीक, ठीक है, क्या बोले, किस तकनीक के अंतर्गत सकरी नालियों का उपयोग किया जाता है जिससे पानी सीधे खेतों की जड़ों में पहुंच जाता है। ठीक है, तो कौन सी है, तो टपक सिंचाई पद्धति होती है जिसमें ऐसे पाइप बिछाए जाते हैं। यहाँ पे जैसे मान लो यहाँ पे पेड़ है, ठीक है, ये क्या है, पेड़ है, तो यहाँ पे क्या किया जाएगा, तो यहाँ पाइप को काट दिया जाएगा, जो टपक टपक के पानी इस पे गिरता रहेगा और पेड़ आसानी से उस पानी को लेता रहेगा, जिससे क्या होगी, पानी की हानि नहीं होगी। क्या होगी भैया, पानी की हानि नहीं होगी। तो हानि से बचाने के लिए ये काम अपनाते हैं। कहाँ पे शुरू किया गया था, तो इजराइल में इसका इजाद हुआ है, वहीं पर सबसे ज्यादा इस विधि से खेती की जाती है। ठीक है भैया, चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है। 57 नंबर। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह उल्लेख है कि राष्ट्रपति या राज्यपाल या राज प्रमुख अपने पद की शक्तियों का प्रयोग और अपने कर्तव्यों के पालन के लिए किसी भी न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं होंगे। तो आपको बता दें कि यह अनुच्छेद 361 के कारण है। किसके कारण है, अनुच्छेद 361 के कारण। ठीक है, चलिए हाँ, अगर आपको एक चीज और है कि अगर संविधान पूरा चाहिए, ठीक है, पूरा संविधान अगर पढ़ना है आपको, तो कमेंट जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, कमेंट जरूर कर दीजिएगा। कमेंट के द्वारा हम आपके कमेंटों को पढ़ेंगे। अगर आपके कमेंट आए तो हम संविधान के बारे में एक बेहतरीन वीडियो आपको प्रस्तुत करेंगे। तो आप लोग जुड़े रहिए, बस कमेंट में बता दीजिए कि क्या आपको संविधान के संपूर्ण जानकारी की आवश्यकता है। चलिए, दो राज्यों के बीच विवाद सर्वोच्च न्यायालय के किस अधिकार क्षेत्र में आता है। ठीक है, तो किस अधिकार क्षेत्र में आता है इसकी बात कर रहा है। एक आपका छूट गया, 1 मिनट, 58 नंबर। भारत के संविधान में निम्नलिखित अनुच्छेदों में से
कौन सा अनुच्छेद धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है? तो 25 से 28 आपको धार्मिक संविधान स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है। 59 नंबर, दो राज्यों के बीच विवाद सर्वोच्च न्यायालय के किस अधिकार क्षेत्र में आता है? तो इसका सीधे से मतलब है मौलिक में आता है। किस में आता है? मौलिक अधिकार क्षेत्र में। ठीक है, उच्चतम न्यायालय में जो मामले होते हैं निम्न होते हैं, जैसे कि संघ या राज्य का मामला, संघ या राज्य के अगर मामले हैं तो कहाँ जाते हैं? सर्वोच्च न्यायालय के इसी क्षेत्र में अंतर्गत आते हैं। फिर इसके अलावा अगर कई राज्यों का विवाद है, राज्यों का विवाद है, वो भी कहाँ जाएगा? वहीं पे जाता है। ठीक है, तो ये दो कारण है कि जो मौलिक है, मौलिक क्षेत्र है, ठीक है, या मूल क्षेत्र है, वहां पर दो प्रकार के मामले चलाए जाते हैं, जब राज्यों का विवाद हो या संघों का विवाद हो, यानी केंद्र शासित प्रदेशों का विवाद हो। ठीक है, चलिए अगला क्या है? केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में कितने जिले हैं? केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में कितने जिले हैं? तो हमें पता है कि पहले जम्मू कश्मीर एक हुआ करता था, लेकिन अब जम्मू अलग है, लद्दाख अलग है, और लद्दाख क्या है? एक केंद्र शासित प्रदेश है। तो कितने जिले हैं? कितने जिले हैं? 2 जिले स्थित हैं। कितने जिले स्थित हैं? 2। दोनों के नाम क्या है? एक है कारगिल, दूसरा है लेह। ठीक है, कितने जिले हैं? 2 जिले हैं, कारगिल और लेह। चलिए 61 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 61 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? न्यायमूर्ति राजेंद्र सच्चर समिति का गठन का अध्ययन करने के लिए किया गया था। तो ये सबको पता है। ठीक है, अगर नहीं पता है तो आप याद रखिएगा, भारत में मुस्लिम समुदाय की सामाजिक आर्थिक स्थिति, ठीक है, का अध्ययन करने के लिए समिति का गठन किया गया था। कब किया गया था? तो अक्टूबर 2005। ठीक है, और इसके जो मुख्य न्यायाधीश थे वो कौन थे? तो राजिंदर सच्चर। कहाँ के वकील थे? तो हाई कोर्ट के थे, हाई कोर्ट के वकील थे, इन्होंने नेतृत्व किया था। जो सदस्य समिति वो उसमें कितने सदस्य थे? टोटल 7 सदस्य शामिल थे, और इन्होंने 2006 में रिपोर्ट प्रस्तुत की थी भैया। तो याद रखिएगा, जो राजेंद्र सच्चर हैं, ठीक है, तो इनके क्या बोलते हैं कि इनकी अगुवाई में 7 लोगों की संस्था ने अक्टूबर 2005 को इसका गठन किया गया, और इसकी रिपोर्ट 2006 में दी गई थी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 62 नंबर, निवल राष्ट्रीय उद्यान बाजार कीमत पर बराबर अप्रत्यक्ष कर माइनस उपदान। ठीक है, अप्रत्यक्ष कर माइनस उपदान, तो क्या होगा? तो आपका राष्ट्रीय आय क्या है? राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय क्या होती है? किसी देश की अर्थव्यवस्था को, ठीक है, किसी देश की अर्थव्यवस्था को, ठीक है, एक निश्चित समय में उत्पादित सभी अंतिम बिंदुओं और सेवाओं के कुल मौद्रिक मूल्य से, ठीक है, जो राष्ट्रीय आय है उसका मतलब क्या है? तो जो देश की अर्थव्यवस्था में एक निश्चित समय में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं की कुल मौद्रिक मूल्य से राष्ट्रीय आय कहा जाता है। ठीक है, यानी कि साधन लागत पर क्या होता है? राष्ट्रीय आय। ठीक है, साधन लागत पर क्या होता है? राष्ट्रीय आय। तो राष्ट्रीय आय है। ठीक है, चलिए अगला है लॉरेंज वक्र क्या दर्शाता है? ठीक है, लॉरेंज वक्र क्या दर्शाता है? तो मुद्रास्फीति, बेरोजगारी, गरीबी, आय वितरण। तो क्या दर्शाता है भैया? आय वितरण दर्शाता है। क्या दर्शाता है भैया? आय
वितरण दर्शाता है। ठीक है, तो इसका जो ग्राफ है इस प्रकार से कुछ बना करता है। इधर रहेगा 10, 20, 50, ठीक है, यहाँ पे रहेगा 100 और इधर वही चीज 10, यहाँ पे ऊपर रहेगा 100। इसका जो ग्राफ होगा ऐसे बना होगा। ठीक है, और ये किसको दर्शाता है? ये इनकम को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? इनकम परसेंटेज। ये होता है पीपुल इन, यानी कि लोगों को दिखाता है। किसको दर्शाता है? लोगों को। ठीक है, और इधर उनकी इनकम दिखाता है, यानी कि उनकी जो कमाई है वो कितनी है। तो यह किसका वितरण है? आय वितरण है, यानी कि प्रति व्यक्ति आय कितनी होती किससे निर्धारित किया जाता है? तो निर्धारित किया जाता है किससे? तो लॉरेंज वक्र से निर्धारित किया जाता है। चलिए, एक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में भारत सरकार का हिस्सा होता है। तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में कितना हिस्सा होता है? 50% होता है। ठीक है, कितना परसेंट होता है भैया? तो भारत सरकार का 50% होता है। और इसमें प्रयोजक बैंक जो होता है, प्रयोजक बैंक का 35%। इसके अलावा जो संबंधित राज्य है, ठीक है, तो राज्य की हिस्सेदारी कितनी होती है? 15%। कितनी होती है भैया? 15%। ठीक है, तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में भारत सरकार का 50%, प्रयोजक बैंक का, यानी कि जैसे कहते हैं ना बड़ौदा, उत्तर प्रदेश बड़ौदा ग्रामीण बैंक, यानी कि बीओबी जो है वो प्रयोजक बैंक है ग्रामीण क्षेत्र में। ठीक है, तो इसका 35%। और जो राज्य होगा जैसे कि यूपी, तो यूपी में यूपी कितना है? तो 15%। ठीक है भैया, और इसका जो काम है ग्रामीण क्षेत्रों में, इसका उद्देश्य क्या है? तो ग्रामीण एरिया के किसानों को, ठीक है, या कृषकों को सुविधाओं से लेस कराना, यानी कि आर्थिक सहयोग प्रदान करना। क्या प्रदान करना? आर्थिक सहयोग प्रदान करना। ठीक है भैया, चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या है? तो निम्नलिखित में से कौन सी संस्था भारत में, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था भारत में रेपो दर और रिवर्स रेपो दर निर्धारित करती है? तो देख लेते हैं ऑप्शन। वित्त मंत्रालय, स्टेट बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक, ठीक है, और भारतीय नियंत्रण महालेखा। तो हमें पता है कि ये जो है किसके द्वारा नियंत्रण किया जाता है? तो रेपो रेट या रिजर्व रेपो रेट आरबीआई द्वारा। किसके द्वारा? भारतीय रिजर्व बैंक, यानी सी ऑप्शन आपका सही होगा, आरबीआई के द्वारा होता है। ठीक है, किसके द्वारा होता है भैया? आरबीआई के द्वारा। आरबीआई की जो स्थापना हुई थी, ठीक है, वो कब हुई थी? तो 1 अप्रैल। स्थापना तो पहले हुई थी लेकिन राष्ट्रीयकरण हुआ 1 अप्रैल 1935 को। कब हुआ था भैया? 1 अप्रैल 1935 को। ठीक है, चलिए, स्थापना हुई थी और इसका दोबारा जो राष्ट्रीयकरण कर दिया गया तो वो हुआ था 1 जनवरी 1949 को। कब हुआ था भैया? 1 जनवरी 1949 को हुआ था। ठीक है, चलिए आगे की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? तो सबको याद होगा 1 मई 2016 को। ठीक है, भारतीय उज्ज्वला योजना 1 मई 2016 को। कहां से? तो बलिया जिले से। ठीक है, कहां से शुरू हुई थी? तो बलिया जिले से। किसने शुरू किया था? तो पीएम नरेंद्र मोदी। पीएम नरेंद्र मोदी जी ने लागू किया था और इसके अंतर्गत जो बीपीएल कार्ड धारक थे, बीपीएल कार्ड धारक, उन्हें फ्री सिलेंडर मिला था। क्या मिला था? फ्री गैस कनेक्शन भी बोल सकते हैं, या मुफ्त सिलेंडर प्राप्त हुए थे। ठीक है, चलिए, लेकिन हाँ एक चीज था, ये महिला को मिलता था और महिला की जो अधिकतम आयु हो 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। ठीक है, और इसका जो लक्ष्य था वो था 5 करोड़। ठीक है, क्या था? 5 करोड़, जिसे बाद में 8 करोड़ कर दिया गया था। किसे क्या कर दिया गया था? 8 करोड़ कर दिया गया था। और अभी फिलहाल में 10 अगस्त
2021 में उज्ज्वला योजना 2, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0, ठीक है, को लॉन्च किया गया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री जी ने इसे लॉन्च किया था। याद रखिए पहला कब हुआ था, तो 1 मई 2016। कहां से, बलिया जिले से। किसने किया, प्रधानमंत्री जी ने किया था, पहला हुआ। दूसरी बार 2.0 कब आई, तो 10 अगस्त 2021 को। चलिए आगे देखते हैं कि तो इस पे ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए 67 नंबर देखते हैं, गोल्डन हैंड शेक, ठीक है, गोल्डन हैंड शेक निम्नलिखित में से किस योजना का एक और नाम है, तो ये है स्वैच्छिक सेवानिवृत्त योजना, ठीक है, यानी कि बोलते हैं VRS, ठीक है, यानी कि जो मानवीकरण तकनीकों के कारण जो कर्मचारी स्वैच्छिक रूप से, ठीक है, स्वैच्छिक रूप से सेवानिवृत्ति को प्रोत्साहित करने के लिए इसका काम किया गया था कि आप अपनी इच्छा से 40 साल की आयु पूरी कर चुके हो तो आप किसी कंपनी में अगर 10 साल सेवा दिए हो, ठीक है, तो अनुमोदन आवश्यक है भारत सरकार का, ठीक है। चलिए तो इस प्रकार के चाहे सरकारी क्षेत्र हो चाहे प्राइवेट क्षेत्र हो, सभी में ये काम होता है। वो कंपनियां क्या करेंगी, तो सभी को जो वेतन बोलते हैं, ठीक है, वेतन प्रदान करेंगी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, अटल पेंशन योजना में शामिल होने के लिए अधिकतम आयु क्या है, ठीक है, तो अधिकतम आयु क्या है अटल पेंशन योजना, तो इसके लिए न्यूनतम आयु है 40 वर्ष। क्या भैया, अधिकतम आयु है 40 वर्ष और न्यूनतम आयु कितनी है, तो 18 वर्ष। कितनी भैया, 18 वर्ष। और अटल पेंशन योजना कब लागू की गई थी, तो 9 मई 2015 को। कब की गई थी, 9 मई 2015 को। किसके द्वारा, तो मोदी जी के द्वारा। कहां पर, तो कोलकाता में, कोलकाता में लागू की गई थी, ठीक है। और इसका उद्देश्य क्या था, तो इसका उद्देश्य था असंगठित क्षेत्र के लोगों को पेंशन सुविधा प्रदान करना। क्या प्रदान करना, पेंशन, ठीक है, अंश, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, न्यूरॉन सिद्धांत के लिए, ठीक है, न्यूरॉन सिद्धांत के लिए थोड़ा साइंस का क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। न्यूरॉन सिद्धांत के लिए 1906 में नोबेल पुरस्कार किसने जीता, ठीक है, तो किसने जीता था भैया, तो सैंटियागो रेमन वाई केजल ने 1906 में नोबेल पुरस्कार जीता था, ठीक है। और इन्हें आधुनिक तंत्रिका के पिता भी कहा जाता है। आधुनिक तंत्रिका विज्ञान के पिता, ठीक है, क्या बोला जाता है, आधुनिक तंत्रिका विज्ञान के पिता किसको, सैंटियागो रेमन वाई केजल को बोला जाता है, ठीक है। किसको बोला जाता है, तो सैंटियागो रेमन वाई केजल को बोला जाता है, ठीक है। चलिए 70 नंबर देखते हैं, ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाले पहले अभिनेता का नाम बताएं। तो पहला किसने जीता था, तो एमिल जेनिंग्स, एमिल जेनिंग्स ने जीता था। तो किसके लिए प्रदान किया गया था, कहाँ के थे, तो जर्मन कलाकार थे। कहाँ के थे, तो जर्मन अभिनेता थे, ठीक है, कलाकार या अभिनेता बोल सकते हैं। और इसी की शुरुआत कब हुई थी, तो 1929 में ऑस्कर की शुरुआत हुई थी। कब हुई थी, 1929 में। और पहला पुरस्कार किसे मिला था, तो एमिल जेनिंग्स को मिला था, ठीक है, एमिल जेनिंग्स को मिला था, ठीक है। किसके लिए प्रदान किया गया था, तो द लास्ट कमांडर, द लास्ट कमांडर और
द वे ऑफ ऑल फ्लेश, ठीक है, द वे ऑफ ऑल फ्लेश और द लास्ट कमांड के लिए इन्हें 1929 में पहला ऑस्कर अवार्ड दिया गया था। जर्मन के रहने वाले थे, इनका नाम था एमिल जेनिंग्स, ठीक है, याद रखिएगा। पहला ऑस्कर किसको दिया गया? एमिल जेनिंग्स कहाँ के रहने वाले थे? तो जर्मन के थे, यानी कि जर्मनी के रहने वाले थे। कब दिया गया? तो पहला 1929 में दिया गया था, तभी ये शुरुआत हुआ था, उसके पहले ये होता ही नहीं था। और किसके लिए गया गया? तो द लास्ट कमांड और द वे ऑफ ऑल फ्लेश के लिए उन्हें प्रदान किया गया था। अगला 71 नंबर क्या है? लोना शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? तो लोना खेल का प्रयोग किसमें, लोना शब्द का प्रयोग किसमें किया जाता है? तो इसका प्रयोग किया जाता है कबड्डी में। किसमें किया जाता है भैया? कबड्डी में संदर्भित, ठीक है। और जो बाकी शब्द हैं और भी होते हैं, ठीक है। कबड्डी के अन्य शब्द रेडर, बोनस, जो कबड्डी खेलते होंगे वो जानते हैं, एंटी वॉक लाइन, मार्च लाइन, बैटिंग ब्लॉक, लावी, ठीक है। ये क्या है? कबड्डी के और भी प्रयोग किए जाने वाले शब्द हैं। रेडर, बोनस, ठीक है, रेडर, बोनस, एंटी वक लाइन, मार्च लाइन, बैटिंग ब्लॉक, ठीक है, बैटिंग ब्लॉक, लावी, ठीक है, बोल देते हैं, लावी भी बोल देते हैं हम लोग, ठीक है। तो चाहे जैसे भी ये शब्द क्या होते हैं, प्रयोग किए जाते हैं कबड्डी में। चलिए, 11 जुलाई को प्रत्येक वर्ष किस रूप में मनाया जाता है? तो किस रूप में मनाया जाता है 11 जुलाई को? तो 11 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो भी है, ठीक है, तो 11 जुलाई को जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? जनसंख्या दिवस, विश्व जनसंख्या दिवस, ठीक है, याद रखिएगा। क्या मनाया जाता है भैया? विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को, ठीक है, प्रत्येक वर्ष। फिर अगर पर्यावरण दिवस की बात करें तो 5 जून को मनाया जाता है, सभी को पता है, ठीक है। जल दिवस की अगर आप बात करते हैं तो जल दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 22 मार्च को, ठीक है, जल संरक्षण दिवस। और अगर यहीं पे बात करें स्वास्थ्य दिवस की, तो स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है 7 अप्रैल को। कब मनाया जाता है भैया? 7 अप्रैल को, ठीक है। और अगर कभी आपसे पूछा जाए खेल दिवस कब मनाया जाता है, तो खेल दिवस मनाया जाता है 29 अगस्त को। कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। 14 नवंबर को बाल दिवस मनाया जाता है, ठीक है। चलिए, और 5 सितंबर को शिक्षक दिवस भी मनाया जाता है, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। प्रसिद्ध उपन्यास एवं द हेरिस्टिंग ऑफ लॉस किसने लिखा था? ठीक है, तो किसने लिखा था? तो थे किरण देसाई। किसने लिखा था? तो किरण देसाई। इसका हिंदी शाब्दिक अर्थ था नुकसान की विरासत। नुकसान की विरासत, ठीक है। इसको किसने लिखा? किरण देसाई। इनका दूसरा उपन्यास था। कौन सा था? दूसरा उपन्यास, ठीक है। और इन्हें 2006 में मैन बुकर पुरस्कार मिला था। मैन बुकर पुरस्कार प्रदान हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 74 नंबर। एस्टर्म की राजधानी है, ठीक है, किसकी राजधानी? एस्टर्म राजधानी है। किसकी राजधानी है? तो आपको पता है किसकी राजधानी? नीदरलैंड की राजधानी, ठीक है। अगर हम यूनाइटेड अरब अमीरात की बात करें, ठीक है, यूनाइटेड अरब अमीरात, तो इसकी है अबू धाबी। क्या है?
अगर दक्षिण कोरिया की बात करें तो सियोल है, सियोल। इटली की बात करें तो इटली की है रोम। ठीक है, खुद ही जानते होंगे आप, इटली की है रोम। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं जीके का 75 नंबर। ठीक है, तो क्या कहता है कि कॉन्टैक्ट लेंस का आविष्कार किसने किया था? तो ये भी फिजिक्स संबंधित क्वेश्चन है। तो एडोल्फ गैस्टन यूजेनफिक। ठीक है, किसने किया था? तो एडोल्फ गेस्टन यूजेनफिक ने किया था। कब किया था? तो 1888 में। कब किया था? 1888 में। कहाँ के रहने वाले थे? तो जर्मनी के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे भैया? जर्मनी के रहने वाले थे। ठीक है, चलिए, तो इस प्रकार से ये आपका जो हिंदी वाला पार्ट था वो भी खत्म हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। अब इसके बाद संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता है, तो उसको नेक्स्ट पार्ट में करवाएंगे। अभी तक जुड़े रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बस आप क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार।